हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंप्लीट किया है। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि अब तक टिल प्रेजेंट यानी कि आज तक के टाइम में जो हमारे एलिमेंट हैं वो कितने हैं। 118। पहले बुक में 115 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में अब जो हमारे एलिमेंट है वो कितने हो चुके हैं 118, जिसमें कि 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं और 24 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिंथेटिक या मैन मेड हैं। अब देखिए, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ना है, लेकिन एक किस बेसिस पर हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को बांट रखा है। तो हमने ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को बांट रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, यानी कि ये है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जितने भी कंपाउंड है हमारे, उन्हें हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें दे रखा है वह हमारा इंडिकेटर्स। तो देखिए, इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं कि जो भी हमारे पास में कंपाउंड है, सब्सटेंस है, उसके बारे में यह बताना, इंडिकेट करना कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, इसकी पहचान करना हमें आना चाहिए। उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। अब देखिए, जो इंडिकेटर है ये कुछ ना कुछ तरीके से इंडिकेट करेगा। तो इंडिकेशन के लिए यहाँ पर कलर चेंज एक तरीका है। अब इसमें हम जानते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वह इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज। ये सारे के सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, लिटमस। देखिए, लिटमस पेपर का कलर और लिटमस, इन दोनों में डिफरेंस है। लिटमस कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, लिचिन से। अब बेसिकली ये लिचिन क्या है, तो देखिए क्लास 9th में टॉपिक था हमारा जिसमें कि हमने डिवीजन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें से लिचिन जो है वो थैलोफाइटा की कैटेगरी में आता है। और एक्चुअल में लिटमस का जो कलर होता है वह किस कलर का रहता है, पर्पल। लेकिन हमारे जब हम लेबोरेटरी में देखते हैं तो लिटमस हमें पाया जाता है 2 कलर में, या तो वो ब्लू कलर होगा या वो रेड कलर होगा। ऐसा इसलिए ताकि हम इजीली इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता कर सकें कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस। इसीलिए लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू और रेड में आता है। मान लीजिए एक ही हमारा लिटमस पेपर है, अब ये ब्लू है। सपोज कर लीजिए कि ये लिटमस पेपर हमारा क्या है, ब्लू है। तो यदि हम इसमें एसिड की ड्रॉप इसके ऊपर डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस को वहाँ पर जहाँ पर ये ड्रॉप पड़ेगी उसे किस में बदल देगा, रेड लिटमस में, रेड कलर में बदल देगा। जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि जो सब्सटेंस हमारे पास में दिया गया है, यानी कि जिसकी ड्रॉप हम इसके ऊपर डाल रहे हैं पेपर के ऊपर, वो क्या है, सब्सटेंस एसिड है। उसी तरीके से बेस क्या होता है, जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर दे। तो इस तरीके से लिटमस पेपर हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर हो जाता है। टर्मेरिक जो कि हमारे हल्दी है, तो ये किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। और यह क्या करती है, टर्मेरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेड इज ब्राउन विद बेस। बेस के साथ में ये कलर चेंज कर देती है, जबकि एसिड के साथ में कोई चेंज ऑफ द कलर नहीं होता है। इसी तरीके से रेड कैबेज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, वह क्या था हमारे लिए, लिटमस पेपर। कहाँ से मिलता है, किस कैटेगरी का प्लांट से मिला हमें ये, इसके अलावा इसका नेचुरल कलर क्या है और हमारे पास में किस टाइप के कलर में यह मिलता है, और कौन सा लिटमस पेपर किस कलर में सॉल्यूशन की वजह से बदल जाता है, यह हमें पता होना चाहिए। तो रेड कैबेज क्या है, जो जूस ऑफ रेड कैबेज ओरिजिनली पर्पल इन कलर, और इसी तरीके से यह कलर में किस में कन्वर्ट कर देता है, पर्पल को रेडिश एसिड के केस में और ग्रीनिश बेस के केस में। तो ये हमें याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप के इंडिकेटर की। तो पहला इंडिकेटर था जो हमारे कलर के इंडिकेशन की वजह से नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आया। अगला जो इंडिकेटर है वह हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ये कौन से इंडिकेटर है, सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल
व्हेन मिक्स विद एसिड और बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन का यूज होता है। ऊपर वाले में हमारे लिए कलर चेंज की वजह से हुआ था, अब इसमें हम स्मेल के जरिए पता करेंगे कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। दो एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, अनियन और वेनिला। दोनों के दोनों एसिड पर कोई भी असर नहीं करते हैं, लेकिन बेस के केस में वो चेंज ला देते हैं। किस तरीके से, यह हमें समझना है। अनियन, पेस्ट और जूस ऑफ अनियन लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। यानी कि जब हम अनियन के जूस को या फिर अनियन के पेस्ट को बेस के साथ ऐड करेंगे तो अनियन की जो स्मेल होती है, या हम ये कहें कि उसकी जो स्मेल है वह हमें फील नहीं होगी, जबकि उसकी स्मेल एसिड के केस में कोई चेंज नहीं लाती है। तो हम अगर दो सब्सटेंस दिए गए हैं, एक एसिड है और एक हमारा सब्सटेंस बेस है, और हमें पता करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हम अनियन के जूस की हेल्प से इसे पता कर सकते हैं। अनियन के जूस को ए वाले में और बी वाले में दोनों में डालेंगे, जो बेस होगा उसमें स्मेल गायब हो जाएगी और जो एसिड होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेम इसी तरीके से वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ये भी यही काम करता है। द स्मेल ऑफ वेनिला वेनिसेस, यानी ख़त्म कर देता है स्मेल को बेस के साथ में, लेकिन एसिड के साथ में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होता है। तो देखिए ये जो इंडिकेटर्स हैं इसको हम एज अ टेबल की हेल्प से ईजिली समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे लिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंपॉर्टेंट है, इसमें दो इंडिकेटर आते हैं, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। आने वाली क्लासेस में इससे रिलेटेड एक्टिविटी भी परफॉर्म कराई जाती है। तो अब हमें समझना है इनका कलर क्या है और ये एसिड के केस में और बेस के केस में क्या क्या चेंजेस ला देते हैं। तो फिनोप्थलीन क्या है, कलरलेस लिक्विड है, रिमेन्स कलरलेस एसिड के साथ में कोई चेंज नहीं, जबकि बेस के साथ में यह पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज, नाम में ही पता चल रहा है ऑरेंज है, तो इसका ओरिजिनल कलर भी क्या है, ऑरेंज। रेड बदल जाएगा एसिड के साथ में और येलोइश हो जाएगा बेस के साथ में। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे कलर इंडिकेटर्स से हम इसे आसानी से पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। हमने अभी तक सॉल्ट की बात यहाँ पर नहीं की, इसे हम आगे जानेंगे। तो देखिए एज अ चार्ट टेबल की मदद से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। रेड लिटमस हमने समझा था, ब्लू को रेड में बदल देगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एसिड कहलाएगा। तो देखिए ब्लू कलर को रेड में बदल दिया तो वो एसिड है। रेड लिटमस रेड ही रहेगा एसिड के केस में, जबकि बेस के केस में रेड को किस में बदल देगा, ब्लू में बदल देगा। टर्मेरिक एसिड के केस में कोई चेंज नहीं और बेस के केस में रेडिश ब्राउन। इसी तरीके से हमें समझना है फिनोप्थलीन का, इसका असली कलर क्या है, कलरलेस लिक्विड है, एसिड में कोई चेंज नहीं, जबकि बेस के केस में यह पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, इसका ओरिजिनल कलर है ऑरेंज, जबकि एसिड में ये रेड और बेस में ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अनियन के केस में कलर से नहीं, हमने यहाँ पर इसके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की मदद से जाना था, तो इसमें क्या होगा, एसिड के केस में कोई भी स्मेल गायब नहीं होगी, जबकि बेस के केस में स्मेल जो है वो वेनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा एक और इंडिकेटर्स होता है, इसे भी हम जानेंगे, जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो इसे हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं एसिड्स की। एसिड होता क्या है, किसे एसिड कहा जाता है। तो देखिए एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड टेस्ट करने में खट्टे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टेस्ट करके ही देखना है। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टे होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देते हैं। डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयंस, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि जब हम एसिड को पानी में यानी कि वाटर के साथ में इसको एड अप करते हैं तो यहाँ से जो एसिड के अंदर का H+ आयंस होता है वह अलग हो जाता है, जिसके बेसिस पर हम इस सब्सटेंस को एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल है और ये इनके केमिकल फॉर्मूले हो गए। CH3COOH, इसमें जो CH3COO ये इसका नेगेटिव पार्ट है और इसका यह पॉजिटिव पार्ट मीन्स इसका एक कैटायन हो गया और यह इसका एनायन हो गया। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम एनायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज आता कब है, नेगेटिव चार्ज कब आता है,
तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब कोई एलिमेंट में से यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, तब उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जब वो गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, तब आ जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो देखिए, एसिड के बारे में हमने जाना कि सोर टेस्ट होता है, ब्लू को रेड में बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही इस वजह से हो पाती है क्योंकि यह वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद में H+ आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि एसिड में से H+ आयन अलग हो जाता है, और यही आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। अब ये H+ आयंस रिलीज कब होता है? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस के बारे में पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। एक्वस मीन्स एक्वा से रिलेटेड, और एक्वा का मतलब ही होता है वाटर। अब एसिड के टाइप की बात करते हैं। तो देखिए, एसिड को दो टाइप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड्स वह एसिड होते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर जाना था लिटमस पेपर के बारे में, वो भी नेचुरल सोर्सेज से मिला था हमें। उसी तरीके से यह भी नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं एसिड, उनका नाम है हमारे लिए नेचुरल एसिड। अब देखिए, यहाँ पे कुछ एसिड के नाम है, मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। हमें इनके सोर्सेज का पता होना चाहिए कि किस सोर्स से हमें यह मिलता है, हम इसे जानते हैं। तो देखिए, एसिटिक एसिड हमें किससे मिलता है? विनेगर से। एस्कॉर्बिक एसिड, गुआवा या आंवला। अब देखिए, गुआवा कहें, आंवला कहें, तो देखिए आंवला सोर टेस्ट होता है। इसके अलावा लेमन के टेस्ट की बात करें, ऑरेंज की बात करें, तो ये सिट्रस फ्रूट, ये जितने भी फ्रूट होते हैं, ये सारे के सारे खट्टे फ्रूट जो भी होंगे, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में एसिड जरूर होता है, और यह एडिबल होता है, यानी कि खाने योग्य है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एसिड को हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिसे कि हम डेली लाइफ में खा सकते हैं। तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन में, ऑरेंज में, और एंड अदर सिट्रिक फ्रूट्स। मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग। तो देखिए, जब चींटी काट लेती है उस केस में जो एसिड हमारे अंदर बॉडी में आ जाता है उसका नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, टर्मेरिंड में टार्ट्रिक एसिड। तो इस तरीके से हमारे पास में एसिड्स और उसके सोर्सेज की बात हमने यहाँ पर कर ली। तो ये हो गए हमारे कौन से एसिड्स? नेचुरल एसिड्स। अब हम आते हैं अगले एसिड्स में। तो एसिड को दो कैटेगरी में बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। तो पहले एसिड हमने पढ़ लिया नेचुरल, अब हम बात करते हैं मिनरल एसिड्स की। तो ये एसिड्स कहाँ से मिलते हैं? हमें मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं, और यह एसिड वह भी हो सकते हैं जो कि मैन मेड हो या सिंथेटिक एसिड हो। तो ऐसे एसिड्स को हमने कैटेगराइज कर दिया मिनरल एसिड्स में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब देखिए HCl एसिड हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, इसे हम जानेंगे बायो के चैप्टर में पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड्स। तो ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि हमारे कौन से एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं? मिनरल एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें से हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे कहते हैं। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करें तो पहला तो एसिड को हमने बांट दिया अकरेंस के बेसिस पे। अब हम बांटते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे। स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं और कुछ हमारे हो जाते हैं वीक एसिड। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो एडिबल नहीं होते हैं, वीक एसिड एडिबल होते हैं। वीक एसिड मीन्स जो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करी, ये खा सकते हैं हम इन्हें, तो ऐसे एसिड्स कहलाते हैं वीक एसिड्स। तो जितने भी मिनरल्स एसिड हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड है वो किस कैटेगरी में आते हैं हमारे? वो वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो इस तरीके से हमारे पास में एसिड्स हो गए। अब हम आगे जानते हैं इनको दो कैटेगरी में और बांटा जाता है। एसिड्स को दो कैटेगरी में हम और बांट सकते हैं। पहला है कंसंट्रेटेड, आगे टॉपिक में आएगा उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ पर ही हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सिंपल है, इसे हम जानते भी हैं। इसे हम शॉर्ट में कौन कह सकते हैं और इसे डाइल्यूट भी कह सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड वह एसिड होता है जिसमें कि वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। यानी कि हम ऐसा कह दें
कि एसिड और वाटर, जिसमें एसिड ज़्यादा हो पानी कम हो तो कंसंट्रेशन यानी कि उसकी मात्रा, एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऐसा एसिड कहलाता है हमारा लिए कंसंट्रेटेड एसिड। और वहीं इसका अपोजिट हो जाए ऐसा एसिड जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उस टाइम पर जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो दो तरीके के एसिड हो गए, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। अब बात आती है इसके केस में कि एसिड में वाटर को मिलाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा या वाटर में एसिड को मिलाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एसिड अगर मान के चलिए कि ये हमारा एसिड है, इसके अंदर ये टोटल क्वांटिटी किसकी है, एसिड की है। अब हम इसमें अगर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर या हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे तो देखिए एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है वाटर की क्वांटिटी कम है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक का मतलब ही होता है हीट का आउट होना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, या हम ये कहें कि वो एकदम से बाहर की तरफ निकल के आए, छलक जाए, आंखों में पड़ जाए। तो इसलिए एसिड में वाटर को ना मिला के हम किस में मिलाएंगे, वाटर के अंदर एसिड को हम यहाँ पर एडअप करते हैं आराम से, यानी धीरे धीरे वाटर में हम एसिड को मिलाएंगे और उसकी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा हम उसके हिसाब से कर लेंगे। अगर वाटर ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा हुई तो वो एसिड कौन सा हो जाएगा, डाइल्यूट। और अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो वह क्या हो जाएगा, हमारे लिए कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने कैटेगरी में बांट दिया एसिड को, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, और इसके अलावा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को भी हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इंपॉर्टेंट है, लिंक करते हुए चलेंगे पिछले वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से भी। देखिए रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल, एसिड क्या थे और मेटल। तो देखिए मेटल की जब रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो बनता क्या है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये जो सॉल्ट है इसका मतलब वह सॉल्ट नहीं है जो कि हम घरों में खाते हैं, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम इसे अलग से समझेंगे कि सॉल्ट हम कहते किसे हैं। तो देखिए अगर हम यहीं पे बात करें तो HCl एसिड है, H+Cl-, कैटायन हो गया, एनायन हो गया। जब किसी एसिड में से सॉल्ट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उसे समझते हैं सॉल्ट की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए जब किसी गिवन एसिड में से कैटायन पार्ट वहाँ से रिमूव हो जाए और उसकी जगह पर कोई मेटल प्लेस हो जाए, तो जब यहाँ पर मेटल प्लेस होगा तो जिंक अपने साथ में 2+ वैलेंसी लेके रखता है, तब जाकर जो फॉर्मेशन बनेगी उसे हम बोलेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट की डेफिनेशन भी हम यहीं से निकालेंगे जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल में बस हमें क्या समझना है कि यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हुई। तो देखिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, तो अगर हम ध्यान से देखें पिछली क्लास में हमने समझा था रिएक्टिविटी सीरीज को, जिसमें कि जिंक ऊपर आता है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। इसका मतलब है जिंक हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए जिंक ने H+ आयंस को रिप्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और ZnCl2 यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। AQ यानी कि एक्वस फॉर्मेशन में है, वाटर के साथ में मिक्सअप फॉर्म में है। इसके बाद में H2 गैस। अब इसके लिए हमने जाना था कि रिलीज होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है भी या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो हमने एक टेस्ट के बारे में जाना था वहाँ पर, पॉपअप टेस्ट। तो ये पॉपअप टेस्ट क्या है, पॉपअप साउंड टेस्ट है बेसिकली। तो इसमें करा क्या जाता है कि मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई, जिंक ग्रेनुअल्स ले लिए थे और HCl एसिड इसमें मिला दिया। इसके बाद में इसे पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तो देखिए ZnCl2 की फॉर्मेशन तो हो ही जाएगी, इसके अलावा क्या रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगी। अब जब हम इसे H2 गैसेस को डायरेक्टली वाटर में से पास, या हम ये कहें कि एक ऐसे सोल्यूशन में से पास करें जिसमें कि बबल रिलीज होंगी, तो ये बबल जब बाहर की तरफ निकलेंगी, इसके सामने जलती हुई मैच स्टिक अगर हम लेके आए तो जो साउंड आएगी वो कैसी आएगी, पॉपअप साउंड वहाँ पर आएगी, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम यह कह सकते हैं कि यह टेस्ट कौन सा हो गया हमारे लिए, पॉपअप टेस्ट। और जो रिलीज हो रही है गैस वह कौन सी हुई, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या टेस्ट हो गया हमारे लिए, पॉप साउंड टेस्ट। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए इसी के साथ साथ एक टर्म हमें समझनी पड़ेगी, वो ये कि एसिड को
अगर हमने मेटल के कंटेनर के साथ में रखा है, यानी एसिड को अगर हम मेटल के साथ में मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है वहाँ पर? सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि एडिबल एसिड की अगर हम बात करें, एडिबल एसिड के लिए अगर हम केसेस की बात करें तो लेमन जूस, ऑरेंज जूस। तो अगर हम इन जूसेस को मेटल वेसल में रखेंगे, मेटल के वेसल कौन से हो गए? कॉपर का वेसल हो गया, आयरन का वेसल हो गया, या हम बात करें ब्रास का वेसल हो गया, इट इज एन एलॉय। तो देखिए इस केसेस में यह क्या हो जाएगा, यह हमारे जो खाने को पॉइजनस मेटल में यानी कि पॉइजनस सॉल्ट में बदल सकता है। तो इसलिए हमें इन एडिबल एसिड्स को मेटल के साथ में यूज़ नहीं करना चाहिए या रखना नहीं चाहिए। अब हम आगे आते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम सल्फेट, सेम वही चीज़। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्यों है? क्योंकि इसने इस गिवन एसिड में से H आयंस को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया, इसलिए इसे क्या हम बोलेंगे? सॉल्ट कहेंगे। और H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है। टेस्ट की बात हमने कर ली, तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के पता करने के लिए कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन है या नहीं, उसे हम बोलेंगे पॉप साउंड टेस्ट। अब आते हैं अगली रिएक्शन पे, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। देखिए एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पेक्टिव सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। यानी कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो कार्बोनेट में की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। एक्टिविटी या हम ये कहें कि रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। अब देखिए Na2CO3 प्लस का HCl, अब यहाँ पर होगा क्या? NaCl के साथ में CO2 और H2O यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये NaCl क्या है? सॉल्ट। कार्बोनेट के साथ में जब हमने एसिड की रिएक्शन कराई तो फॉर्मेशन क्या हुई? सॉल्ट हुआ प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब देखिए बात करते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं, फिर उसके बाद में समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये अगेन कार्बोनेट पार्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। कैल्शियम सल्फेट ये भी सॉल्ट है, क्योंकि देखिए H2 को हटा के पॉजिटिव आयंस यानी कैटायन वाला पार्ट यहाँ पर प्लेस हो गया, तो ये क्या बन गया? सल्फेट का सॉल्ट बन गया। CO2 रिलीज हुई और H2O। उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है। बैलेंस फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो अगर एग्जाम में हम इस रिएक्शन को वहाँ पे मेंशन करेंगे तो जरूर बैलेंसिंग का हम ध्यान रखेंगे। फिलहाल में ये बैलेंसिंग है। अब देखिए हमने अभी जाना टेस्ट, पॉपअप साउंड टेस्ट किसके लिए था? पॉपअप साउंड टेस्ट था हमारा H2 गैस जो इवॉल्व हो रही है उसके पता लगाने के लिए। वहीं पर अगर H2 गैस की जगह पर कोई दूसरी गैस हो जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसका पता हम किस तरीके से लगाएंगे इसे हम समझते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के केस में अगर हमें पता लगाना हो तो उसके लिए हमने एक टेस्ट पढ़ा था, लाइम वाटर टेस्ट। हमने जाना था कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हमने जाना था लाइम और क्विक लाइम और स्लेक लाइम के बारे में। तो देखिए क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हमने क्या जाना था कि जब कभी भी हम स्लेक लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट हमारे लिए क्या काम करता है? वाइट PPT का काम करता है, और इसी से यह क्या हो जाता है? मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि हमारा जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये मिल्की फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि यहाँ से जो रिलीज होने वाली गैस है वह CO2 है या नहीं, इसका पता हम यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा बाइकार्बोनेट। देखिए एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, CO2 एंड वाटर को रिलीज करता है। तो जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए H2SO4 क्या है? हमारे लिए सल्फ्यूरिक एसिड है। NaCO3 क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो फॉर्मेशन किसकी हुई? NaCl प्लस का CO2 प्लस का H2O। तो NaCl क्या हो गया हमारे लिए? सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी और वाटर यहाँ पर बनेगा। अब जो रिलीज होने वाली गैस है वो CO2 है या नहीं, इसके लिए कौन सा टेस्ट हो जाएगा हमारे लिए? लाइम वाटर टेस्ट।
देखिए, टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसने क्या कर दिया, लाइम वाटर को, यानी कि ये स्लेक लाइम था, और इस वाटर को क्या कर देगा, CO2 जैसे ही हम इसमें पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म होगा, इसके अलावा वाटर यहाँ पे बनेगा। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर है वह क्या हो जाता है, मिल्की, यानी कि दूध जैसा कलर इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर हमें कंफर्म करना है कि यह CO2 गैस ही है तो हमें क्या करना होगा, इसकी CO2 की जो हम इसमें पास करा रहे हैं CO2 गैस, उसे कंटिन्यूस रखते जाएंगे। यानी कि एक्सेस अमाउंट में अगर हमने इसमें CO2 पास करा दी, उससे क्या चेंज हो जाएगा, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब एक्सेस CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अगेन कलरलेस में बदल जाएगा। और अगर ये वापस से कलरलेस में चेंज हो गया तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी गैस इवॉल्व हो रही है वह CO2 ही है। तो देखिए, जब एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करेंगे लाइम वाटर के साथ में, तो जो लाइम वाटर मिल्की हो चुका था वह क्या हो जाएगा, उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे अब फॉर्मेशन किसकी होगी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो अगेन वाटर में सॉल्युबल है और जिसकी वजह से उसका मिल्की कलर गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में यह समझ में आया कि इवॉल्व होने वाली गैस हाइड्रोजन है तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, और इवॉल्व होने वाली गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो किस तरीके से हम इसे पता लगाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कॉमन इन एसिड। एसिड्स के अंदर ऐसा क्या कॉमन होता है, इसे हम जान लेते हैं। तो देखिए, एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। ये हमने अभी ऊपर जाना है कि जब भी हम एसिड को मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होती है। एग्जाम्पल के लिए HCl, यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ से H2, यहाँ से भी H2 की फॉर्मेशन में नाइट्रिक एसिड, इन सभी से क्या हो जाएगा, गैसेस रिलीज होंगी। जब एसिड को वाटर के साथ में डिसॉल्व करा जाता है तो ये किस में टूट जाता है, डिसोसिएट्स हाइड्रोजन, तो उसके अंदर का जो हाइड्रोजन आयंस है वो अलग अलग हो जाते हैं। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज अ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड्स। इसका मतलब यह हो गया कि जिस भी एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस का डिसोसिएशन होता है उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एसिड्स की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस का डिसोसिएशन होने पर ही जो एसिड है वह अपना कौन सा कलर शो करेगा, वह अपना क्या बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एग्जाम्पल जिस तरीके से हम इसे समझते हैं, देखिए HCl में H+ आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, यानी कि कैटायन और एनायन में ये डिसोसिएट हो गया। कब डिसोसिएट हुआ, जब हमने इसे वाटर के साथ में एडअप किया, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्वस आ जाता है। इसके साथ साथ हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये एक्चुअल में स्टेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए यह हाइड्रोजन आयंस वाटर के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आयंस में कन्वर्ट जरूर होता है, और हम ये जानते हैं कि जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। हम इसे भी समझेंगे अभी। अब इसके पहले हम इसे जानते हैं एसिटिक एसिड। देखिए HCl में H+ आयंस इसके आगे लगा हुआ था, जबकि एसिटिक एसिड में H+ आयंस इसके लास्ट में है। इसी वजह से यह क्या हो जाता है, वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसमें H+ आयंस आगे की तरफ है, जो वीक एसिड होते हैं उसमें H+ आयंस पीछे की तरफ है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, अब वीक एसिड्स किसे कहेंगे, इसे भी हम समझते हैं। तो देखिए एसिड की प्रॉपर्टी क्या हुई, अभी जो हमने समझा कि H+ आयंस में डिसोसिएट हो जाना, यही इसकी प्रॉपर्टी हुई। तो जो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट होंगे H+ आयंस में, कब, जब हम इसे एक्वस फॉर्मेशन में यूज अप करेंगे तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। एग्जाम्पल, तो देखिए एसिड जो कि कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं H+ आयंस, वो क्या है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरी तरफ वह एसिड जो पूरी तरीके से पानी वाटर के साथ में डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं, पार्सली आयनाइज्ड हो रहे हैं, या हम ये कहें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस वहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे एसिड्स क्या कहलाते हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से हम एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में समझ लेंगे। अब हम इसके अलावा एक और चीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज
और एंड एल्कोहल। अब ये एल्कोहल कौन सा, इथाइल एल्कोहल है, और ग्लूकोज C6H12O6। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इन दोनों के पास में हाइड्रोजन हमें नजर आ रहा है इनके फॉर्मूले में, लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर्स अपना शो नहीं करते, ऐसा क्यों? कहने वाला यह है कि ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है, अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसका क्या रीज़न है? तो एक्चुअल में हमारे पास में इसका रीज़न यह होता है कि जब हम इसे एक्वस फॉर्म में यूज़ अप करते हैं, यानी कि एक्वस वाटर के साथ में इसे मिला लेते हैं, तो उसके बाद में यह हाइड्रोजन आयंस में सेपरेशन इसकी नहीं हो पाती है, यानी कि H+ आयंस के साथ में वाटर के साथ में मिलने पर यह H+ आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करता है, और जब H+ आयंस ही प्रोड्यूस नहीं करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी यह शो ऑफ नहीं करता है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? हमारे आंसर हो जाएगा द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर्स या एसिडिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑन डिसोसिएशन, या हम ये कहें कि ऑन एडिशन विद वाटर इट डज नॉट डिसोसिएट इन H+ आयंस। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के पास में हाइड्रोजन हमें नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी एसिडिक कैरेक्टर शो ऑफ क्यों नहीं करते। इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब हम इसे वाटर के साथ में, यानी कि HCl को वाटर के साथ में यूज अप करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, लेकिन वहीं हम अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता। इसका क्या रीज़न है? तो सेम यही रीज़न कि ये आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होता है, और जब आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब भी कंडक्ट हो पाएगी जब वहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल मौजूद हो, और जब चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, यानी कि डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा चार्ज पार्टिकल, तो तब बनेंगे। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और आंसर इनका सिमिलर बनेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता या एसिडिक प्रॉपर्टी शो ऑफ क्यों नहीं करता। तो दोनों का आंसर एक ही है कि H+ आयंस, या हम ये कहें कि उनमें आयंस का डिसोसिएशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से वह ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ना ही वह एसिडिक प्रॉपर्टी को शो ऑफ करता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी बात मैंने आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोनियम आयंस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं बेसिस की। हमने अभी जाना एसिड्स के बारे में, अब हम बात करते हैं बेसिस की। तो देखिए, जो एसिड की प्रॉपर्टी और बेसिस की प्रॉपर्टी में एक दूसरे से अलग अलग हैं। एसिड खट्टे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेस मीठे होंगे, बेस क्या होंगे, बिटर टेस्ट के होंगे, यानी कड़वे होते हैं। इनका टच सोपी टच होता है, सोप जो होता है वो बेस से ही मिलके बनता है। लिटमस पेपर की बात करें तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल रहा था, वहीं बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये बी और बी यानी कि बेस से ब्लू बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये भी करेगा, तो ध्यान रखिएगा एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और बेस भी करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आयंस का होना जरूरी है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। अगर आयंस में डिसोसिएशन हो रहा है तो कोई भी सब्सटेंस में, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, कंडक्शन हो जाएगा। तो बेस भी डिसोसिएट होते हैं आयंस में। अब आयंस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस कौन से आयंस रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज ये करते हैं। तो OH नेगेटिव आयंस यानी कि एनायन है। एसिड के केस में क्या था, H+ आयंस कैटायन, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड एनायन। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने नाम जाना था इसका, स्लेक लाइम। और ये कॉस्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान क्या रखना है इसमें, O और H दोनों को ही हमें कैप्स में ही रखना होगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो जैसे हमने वहाँ पर टाइप समझा था, वहाँ पर हमने अकरेंस के बेसिस पे जाना था, मिनरल एसिड था, और वहाँ पर हमने जाना था नेचुरल एसिड्स का। इसके अलावा हमने जाना था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, किस तरीके से वीक एसिड बनता है, ये हमने जाना था। H+ आयंस किस में ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। बेस को दो कैटेगरी में बांटा गया, वाटर सॉल्युबल बेस एंड वाटर इनसॉल्युबल बेस। इसके बेसिस पर जो वाटर में सॉल्युबल बेस है उसे हमने नाम दिया एल्कली। द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि
कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, अर्थ मेटल होते हैं, जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो हाइड्रोक्साइड पार्ट होता है उनका, जो वाटर में सॉल्युबल होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? एल्कली नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? वाटर सॉल्युबल बेसेज आर एल्कली कहलाएंगे, यानी कि एल्कली बेसेस अगर हम बात कहें तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एल्कली कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए ये बेस है और यहाँ पे हमने नाम रख दिया एल्कलीज। तो देखिए जितने भी एल्कलीज होंगे वो सारे के सारे बेस तो होंगे ही, लेकिन क्या सारे के सारे बेस एल्कली होंगे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बेस हो जाते हैं दो, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हमने एल्कली बोल दिया है तो वो बेस तो होंगे ही, क्योंकि जितने भी एल्कलीज हैं वो वाटर सॉल्युबल बेस ही होते हैं। तो ये जबकि सारे बेस एल्कली होंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास में, अगर हम बात करें इसकी वाटर इनसॉल्युबल बेसिस की, तो देखिए वाटर इनसॉल्युबल बेस जो है उसे हम एल्कली नहीं कहेंगे। बेसिस भले ही वो हैं लेकिन वो एल्कली नहीं है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सारे एल्कली बेस होंगे, लेकिन सारे बेस एल्कली हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जैसे हमने एसिड्स के केस में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक उसी तरीके से बेस के केस में भी हमें प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। व्हेन अल्कली रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सेम वही तरीका है। रिएक्शन इसकी हमें याद रखनी होगी, क्योंकि ये अलग से यहाँ पर सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन हो रहा है, ये अलग है। जो कि हमने पहले पढ़ी है उनसे ये थोड़ी बहुत तरीके से अलग फॉर्मेशन है। तो इसका सिंबल हमें याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, एल्कली व्हेन रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हमने पढ़ लिया है। रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अब पहले जानते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में। तो देखिए दो कैटेगरी लेते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब इससे रिलेशन हमारा क्या निकलेगा उसे हमें समझना है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कार्बन क्या है? नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड के साथ में तो CO2, और ये CO2 क्या होता है? एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। तो देखिए नाम में ही आ गया एसिड, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? एसिडिक कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। तो देखिए व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए NaOH क्या हो गया? बेस, CO2 जो कि क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जिसका नेचर क्या है? एसिडिक। तो ये हो गया मान लिया एक तरीके से एसिड। एक्वस फॉर्मेशन में, यानी कि एक्वस फॉर्म में जब ये मिक्स हो जाएगा तो एसिड बेस आपस में क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट, और साथ के साथ क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कलर हमने बात करी थी, इट इज अ वाइट फॉर्मेशन ऑफ PPT। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या हो गया कि अगर अब हम इस NaCl पर लिटमस पेपर का यूज करें तो ना तो ये रेड को ब्लू में बदलेगा, ना ही ब्लू को रेड में बदलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो अब ये एसिडिक कैरेक्टर्स को शो कर रहा है और ना ही ये बेसिक कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम पता होना चाहिए, डेफिनेशन और इससे एक दो एग्जाम्पल्स। HCl व्हेन रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से देखिए H+ आयंस वाला पार्ट है इसलिए ये एसिड हो गया, हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट है इसलिए यह बेस हो गया। एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट।
क्या फॉर्मेशन कर लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा एंड रिलीज वाटर। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड। अब मैंने अभी आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। और अगेन एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम इसमें बात करें, कैल्शियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये एक्चुअल में अब किस फॉर्मेशन का हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। और एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो अगेन ये किसका एग्जाम्पल हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड, अगेन मेटलिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर, बेसिक एंड एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट। अब जैसे कि हमने जाना था कॉमन इन ऑल एसिड्स, जिसमें हमने जाना था एसिड्स के अंदर क्या कॉमन होता है, H प्लस आयंस, उसी तरीके से बेस के अंदर क्या कॉमन होता है, OH नेगेटिव आयंस। और नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव है, इसलिए हम इसे एनायन भी कह सकते हैं। तो देखिए ये भी अपना कैरेक्टर्स कब शो कर रहे हैं, एक्वस फॉर्मेशन में ही ये शो कर पा रहे हैं, यानी कि जब इन्हें वाटर के साथ डिसॉल्व करा जाता है तब ये डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। और जो कॉमन है बेस के केस में वो क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब ध्यान से समझते हैं, अभी हम एक रिएक्शन की बात कर रहे थे, उसी के एग्जाम्पल लेकर हम इसे समझते हैं। देखिए HCl NaOH, अगर हम इसे ध्यान से समझें तो HCl को डिसोसिएट करते हैं एक्वस फॉर्मेशन की वजह से, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान H प्लस और OH नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है H2O की। H प्लस और OH नेगेटिव फॉर्म कर लेता है H2O। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl। दोनों के ऊपर +1 चार्ज है, इसलिए यहाँ पर भी हम 1 नहीं लिखेंगे, तो NaCl वो फॉर्म हो गया और H2O यहाँ पर बन जाएगा। इसीलिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें वाटर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि H प्लस आयंस OH नेगेटिव अनायंस के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, वाटर फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन यहाँ पर दिखा रखा है OH, और यहाँ पे एक और भी आना चाहिए H प्लस, तो Na प्लस Cl आपस में मिलकर NaCl बना लेते हैं और OH और H मिलकर H2O यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, इसकी बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें कि हमने जाना था H प्लस, जिसमें हमने जाना था कि एसिड में वाटर को ऐड करेंगे या वाटर में एसिड को ऐड करेंगे, कंसंट्रेशन की बात हमने यहाँ पर करी थी। तो सेम वही चीज़ है, बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। ध्यान से समझिएगा, बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर, एसिड को अगर हम वाटर में मिलाएंगे, तो अभी यहाँ पे ये एसिड है, प्योर एसिड है, तो इसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वाटर में मिलेगा तो धीरे धीरे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन, कि जब हम एसिड में या बेस में पानी को मिला रहे हैं तो H प्लस आयंस एसिड के केस में और OH नेगेटिव आयंस बेस के केस में कम ज़्यादा होंगे, जिसकी कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होगी, जिसके बेसिस पर वह एसिड कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड, बेस भी कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड हो जाएगा। इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में, एसिड हो चाहे बेस हो, अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं उसका तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए बोला गया एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर। इंपॉर्टेंट है, पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को इनमें मिलाना चाहिए। वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड और बेस। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी हीट निकलेगी और यह हीट स्प्लैश आउट हो सकती है और हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के पार्ट्स को भी डैमेज कर सकती है। अब हमने अभी तक यह जाना कि एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हमारे पास में इंडिकेटर्स थे, बहुत सारे इंडिकेटर्स की हमने बात करी, लेकिन वह यह नहीं बता पाया कि हाउ स्ट्रॉन्ग दीज एसिड्स आर, कि जो एसिड हमारे पास में है वह कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है। उसकी कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए यहाँ पर हमने यह तो समझ लिया था कि एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो H प्लस आयन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। बेस कब स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, जब वो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा।
लेकिन अब हम किस तरीके से कोई पैमाना, कोई स्केल जिससे कि हम यह बता सकें कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है या यह वीक एसिड है, इसका पता हम लगाते हैं अब। तो देखिए, एसिड जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक उसी तरीके से जो बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयंस में, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा था मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन हमारे पास में इसकी कंसंट्रेशन को नापने के लिए, यानी कि हम कैसे पता लगाएं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके लिए हमारे पास में एक और इंडिकेटर आया जिसे हमने नाम दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूजिंग अ लिटमस पेपर फिनोप्थिलीन मिथाइल ऑरेंज, हम सिर्फ उसके कैरेक्टर्स को बता सकते हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है इसके कैरेक्टर्स, उस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं बता सकते। उसे बताने के लिए हमारे पास में आया यूनिवर्सल इंडिकेटर। काम किस तरीके से करता है इसे समझते हैं। देखिए, इसके ऊपर रेटिंग है, नंबर है 1 से लेके 14 तक, 1 to 14 इस पे नंबर्स डिफरेंट कलर के शो ऑफ हो रखे हैं, बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप और सोल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमें मिल जाता है स्ट्रिप की फॉर्मेशन में। अब देखिए बनता किस तरीके से है, तो ये कॉम्बिनेशन है इन सभी इंडिकेटर्स का जिसकी मदद से हम इसे बनाते हैं। अब इसके साथ में करा क्या जाता है, तो देखिए मान लीजिए कि एक स्ट्रिप है हमारे पास में। अब इसके ऊपर अगर हमने इसमें एसिड ड्रॉप कर दिया, अब हम एसिड इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे तो इसमें कलर चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसमें कोई एक ऐसा है, ये कोई कलर इसमें चेंज हो गया। अब इस कलर को उठाकर हम इन सभी 1 से लेकर 14 तक की रेंज के कलर के साथ में मैच करेंगे। अब सपोज कर लीजिए कि इस कलर से ये मैच हो गया, तो इसका मतलब है कि ये वीक एसिड की कैटेगरी में आ गया। मान लीजिए कि यहाँ पर मैच हो गया तो ये वीक बेस की कैटेगरी में आ जाएगा। किस तरीके से इसे देखते हैं, तो देखिए ये जो स्केल है, ये स्केल 1 to 14 की रेंज में बनाया गया है। 1 to 14 बीच में आ गया 7 वाले कलर पे अगर कोई भी स्ट्रिप मैच कर जाती है तो यहाँ ये हो जाएगा न्यूट्रल, यानी कि ना तो ये एसिड है ना ही ये बेस है। तो अगर ये ना एसिड है ना बेस है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे लिए सॉल्ट। अब देखते हैं, जैसे जैसे कलर की रेंज 7 से 6, 5 इस तरीके से होती हुई 1 तक पहुँचेगी, तो यहाँ वाले कलर का अगर वो स्ट्रिप मैच हो जाती, यानी कि अगर स्ट्रिप का कलर यहाँ मैच होगा तो उतना ही ज़्यादा हाईली एसिडिक हो जाएगा, यानी कि एसिडिटी यहाँ पर बढ़ रही है। इस तरीके से हम बना सकते हैं कि एसिडिटी यहाँ पर बढ़ रही है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस के केस में भी यही है कि बेसिक कैरेक्टर्स भी इस तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि 7 है, 8 है, 10 है। तो अगर हम बात करें कि कोई कलर यहाँ पर मैच कर जाता तो इसका मतलब है वह बेस है, अगर 14 पे मैच करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरीके से हम रेंज यहाँ पर दे रखी है, रेंज के हिसाब से पीएच वैल्यू होती है। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। कहने मतलब यह हो गया कि कौन सा सॉल्यूशन कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट कर पा रहा है, वही उसके कैरेक्टर्स को सॉल्व करेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को डिसोसिएट करेगा उस केस में वह उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएशन हो रहा है लेकिन बहुत ही कम, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड कह सकते हैं यहाँ वाले पार्ट को। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। पीएच पेपर पे जिसका पीएच वैल्यू देखिए यहाँ पे ग्राफ की फॉर्मेशन में बता रखा है, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्ट के बाद में होगी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, होगी लेकिन कम से कम होगी। तो इस बात का मतलब क्या निकला कि जो एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड की होगी लेकिन बहुत ही कम अगर हुई तो जो वाटर है वह न्यूट्रल होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होती है, कलर ये ग्रीन शो करता है बीच में। एसिडिक के कैरेक्टर्स की बात करें तो एसिडिक के टाइम में सोल्यूशन के केस में जो पीएच वैल्यू है 7 से कम होगी, 7, 6, 5, 4, 1 पर जाते जाते बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कि हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, जिसमें कि HCl आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। बेस के केस में
जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है वो सारे के सारे बेस की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम 8 और 14 में कंपैरिजन करें तो 8 वीक बेस है एज कम्पेयर टू 14 वाला। तो 14 में कौन सा आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, दैट इज योर कॉस्टिक सोडा। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की मदद से हम उसकी स्ट्रेंथ को पता लगा सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल होता है, यानी कि हमारे ये जो हम यहाँ पर पीएच वैल्यू समझ रहे हैं, इसका रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या, इसे जानते हैं। सिंपल है, देखिए हमारे बॉडी में HCl एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में एसिडिटी, जिसे हम कहते हैं ज़्यादा एसिड हो जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि बॉडी में क्या हो गया, हमारे स्टमक में एसिडिटी हो गई है। उस केस में एसिड, अगर हमें इसकी एसिडिटी को कम करना है तो हमें यहाँ पे बेस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है प्लस वाटर। सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमारा जो एसिडिटी, जो एक्सेस एसिड जो बना था उसे हम ख़त्म कर पाएंगे। तो एंटासिड बोला जाता है जो एसिडिटी को ख़त्म करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देखिए हाइड्रोक्साइड पार्ट आ गया, यानी कि ये बेस हो गया MgOH का होल ट्वाइस, इसे ही बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब हम एसिड को बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मदद से हम अपने स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं। टूथ डिके कॉज बाय एसिड। अब देखिए होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी हमारे टीथ पे शुगर रह जाती है, यानी मीठा का ज़्यादा खाने से, तो वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही हमारे माउथ का, यानी कि हमारे टीथ का एसिड जो लेवल है, यानी जो पीएच स्केल पर जो वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाती है, तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अब हमें इस एसिड को हटाना है, तो एसिड को हटाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस यूज़ करना पड़ेगा। अब वो बेस क्या होता है, हमारा टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट में बेस होता है जो कि एसिड के साथ में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है और वहाँ पर हमारे दांतों को वो साफ कर देगा। उसी तरीके से सॉइल ऑफ पीएच, सॉइल के लिए और प्लांट ग्रोथ के लिए। तो देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव अ हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू क्लोज टू रेंज 7। ना तो जो हमारा खेत होगा, यानी कि जो प्लॉट होगा, ना तो ज़्यादा हाईली एसिडिक हो, ना ही हाईली बेसिक हो, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर वहाँ पे हेल्दी ग्रोथ हो पाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अब मान लीजिए कि हमारे खेत में एसिड रेन हो जाती है, तो एसिड रेन के केस में हमारा जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो हमें वहाँ पर क्या मिलाना पड़ेगा, बेस मिलाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर बेस को एडअप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो फील्ड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। न्यूट्रलाइज होने के बाद में हम वहाँ पर अपनी क्रॉप को ग्रो करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एसिड और बेस कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट आर दी आयनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अभी हमने यहाँ पर यही जाना कि जो सॉल्ट होते हैं कब फॉर्म होते हैं, एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। देयर आर सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए सॉल्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बराबर है। अगर कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट आसानी से नहीं होंगे आयंस में, और आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। There are number of salts, but sodium chloride is the most common among them. कहने मतलब यह है कि सॉल्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसे समझते हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, यह हमारे फूड के टेस्ट को बढ़ाने में मदद करता है। सॉल्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो बनेगी वह इस तरीके से बनती है कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड व्हेन H+ आयंस इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द एसिड, या हम ये कहें फ्रॉम द एसिड बाय द मेटल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए कि एक एसिड है HCl, सॉल्ट कब फॉर्म होगा, salt is a compound that is formed when the acid
व्हेन दी H प्लस आयंस, या हम ये कहें कि व्हेन दी H प्लस आयंस इज रिप्लेस्ड बाय दी आयंस ऑफ मेटल देन इट विल फॉर्म सॉल्ट। तो ZnCl2 ये यहाँ पर बना लेगा। तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट की डेफिनेशन बन जाती है। सॉल्ट कब बनेगा? सॉल्ट तब बनेगा जब हम गिवन एसिड में से H प्लस आयंस को हटा देंगे और उसकी जगह कौन ले लेगा? एक मेटल वहाँ पर प्लेस हो जाएगा, तब जाकर ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर ले लेगा। मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, ट्रांसपेरेंट और ओपेक होते हैं, वाटर के साथ में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, देखिए जब हमने यहाँ पे सॉल्ट लिया NaCl, हमने इसे एक्वस फॉर्मेशन में अगर हम लेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, क्योंकि तब यह डिसोसिएट हो जाएगा। मोल्टन स्टेट में भी ये कर सकता है, लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। नेचुरल सॉल्ट आर ऑर्डरलेस, यानी कि जो नेचर से प्राप्त होते हैं सॉल्ट, उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होती है, स्मेल वहाँ पर कुछ भी नहीं होती है। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्टी होते हैं, सोर, स्वीट, बिटर, ये हो सकते हैं, उमामी, सेवरी। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। देखिए सॉल्ट क्या है? कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। हम कलर के बारे में भी पढ़ेंगे जब हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्रिस्टल के बारे में यहाँ पर जानेंगे। फैमिली ऑफ सॉल्ट बहुत सिंपल हो जाता है। कॉमन एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू दी सेम फैमिली। जैसे कि क्लोराइड, क्लोराइड, तो ये कौन सी फैमिली के हो गए? क्लोरीन फैमिली के। अगेन अगर हम यहाँ देखें कैल्शियम, कैल्शियम, तो ये कौन सी फैमिली होगी? कैल्शियम फैमिली। इस तरीके से हमने यहाँ पे फैमिली इनकी बना रखी है। न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट। अभी हमने पढ़ा कि सॉल्ट का अपना कोई कैरेक्टर्स नहीं होता। सॉल्ट ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर तीन तरीके के कैरेक्टर्स क्यों आ गए इसे जानते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने एसिड लिया था और बेस लिया था, इसे मिलाकर सॉल्ट बनाया था और वाटर यहाँ से प्रोड्यूस हुआ था। अब मान के चलिए कि जो हमने एसिड लिया है वह उसकी pH वैल्यू पर, जो pH स्केल अभी हमने समझा वो है 1 का, वहीं पर अगर हमने बेस लिया है उसका pH स्केल पर जो वैल्यू है वह 14। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इट फॉर्म अ सॉल्ट। सॉल्ट बनाएगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें, इसको चेंज कर देते हैं किस तरीके से। अब देखिए, मान लीजिए कि एसिड तो स्ट्रॉन्ग हमने ले लिया, लेकिन बेस हमने ले लिया 7.5 रेंज वाला, तो अब न्यूट्रलाइजेशन तो होगा, लेकिन अभी भी इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है? एसिड स्ट्रॉन्ग है, जबकि बेस क्या है? बहुत ही ज़्यादा वीक है। सॉल्ट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसमें एसिडिक कैरेक्टर अब भी होंगे, तो इसलिए यह कहलाएगा हमारा एसिडिक सॉल्ट। थर्ड केस की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, अब क्योंकि 14 रेंज है तो बेस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन एसिड हमने ले लिया 5.7 वाला रेंज का, तो अब ये हो गया वीक। तो अब हम रिएक्शन कराएंगे तो अगेन अब रिएक्शन कराएंगे तो न्यूट्रल तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कैरेक्टर किसके ज़्यादा आ जाएंगे? बेसिक। तो ये हो जाएगा हमारे लिए बेसिक सॉल्ट। तो इस तरीके से 3 प्रकार के सॉल्ट हमारे पास में आ गए, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। अब एसिडिक सॉल्ट क्या हो जाएंगे? तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिएक्ट विद वीक बेस, तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड स्टार्टिंग में अभी मैंने आपको बताया था कि H प्लस आयंस बाद में लगाए, तो ये क्या हो गया? वीक एसिड है, जबकि बेस क्या है? ये हाईली स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एसीटेट प्लस का वाटर, तो ये यहाँ पर क्या कर देगा? इस तरीके से यहाँ से क्या निकल कर आएगा? वीक बेस, यानी ये सॉल्ट तो है लेकिन कैसा है? वीक। एसिडिक प्रॉपर्टी इसकी कम होगी, बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। तो कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये हमने यहाँ पर समझ लिया कि दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो आसानी से न्यूट्रलाइज कर देंगे, अदरवाइज वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रल सॉल्ट का pH क्या होगा? 7। एसिडिक होगा तो थोड़ा सा 7 से कम हो जाएगा pH, बेसिक होगा तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, दैट इज और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट होता है
NaCl इसका फॉर्मूला हो गया, pH वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। एनहांस द टेस्ट ऑफ द फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स, यानी कि बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड से बनने वाले केमिकल, तो देखिए सोडियम क्लोराइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड, कैसे मिलता है, सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन। ब्राइन कैसे बोलते हैं इसे समझते हैं। सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, इसी को बोल देते हैं ब्राइन, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम क्या नाम देंगे, ब्राइन का नाम देंगे। यही ब्राइन जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन गैस और H2 गैस में डिसोसिएट हो जाता है। इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसीलिए इस रिएक्शन को भी हमें याद रखना होगा। नाम क्यों क्लोर एल्कली है इसे समझते हैं, तो ध्यान से देखिए। क्लोर इसलिए क्योंकि क्लोरीन बनना है, एल्कली इसलिए क्योंकि एल्कली हमने क्या समझा था, बेस, और बेस में भी कौन से बेस, वाटर सॉल्युबल बेस। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस को हमने क्या नाम दिया था, एल्कली नाम दिया था। तो NaOH क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है यानी एल्कली हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा हमारे लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। यूज ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन क्या, ब्राइन इसी बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। और इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमने इसका डिसोसिएशन कराया, उसके बाद में जो चीज़ें मिली उसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर आपके सामने मेंशन्ड है। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे आपको पढ़ लेना है खुद से कि कहाँ पर क्लोरीन गैस का यूज़ होता है और कहाँ पर हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। बस इतना समझिएगा कि क्लोरीन गैस का यूज़ ब्लीचिंग में करते हैं, कलर को ब्लीच करने के लिए यूज़ इसका किया जाता है, यानी कि कलर को हटाने के लिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी यूज़ करा जाता है। क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं, ये हमने पढ़ा होगा आपने इससे पिछली क्लासेस में, जहाँ पर कि वाटर को प्योरीफाई करने का मेथड हम वहाँ पे समझते हैं। डिसइंफेक्टेंट की तरह से काम करता है, पेस्टिसाइड्स की तरह से काम करता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी यूज़ इसका आता है। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि बेस सोपी टच होते हैं, सोपी टच होता है, सोप बनाने के लिए काम आता है, सोप डिटर्जेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूले हमें सारे याद होने चाहिए जो हमारे या बुक के अकॉर्डिंग कॉमन सॉल्ट जितने भी दे रखे हैं, स्पेशल जो सॉल्ट बाद में दे रखे हैं बुक में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, इनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए और किस तरीके से बनता है ये भी हमें फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है क्लोराइड ऑफ लाइम, सॉलिड होता है, येलोइश वाइट कलर का रहता है। ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आसानी से पता करी जा सकती है क्योंकि उसमें क्लोरीन ऐड होता है और क्लोरीन की स्मेल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ स्लेक लाइम व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि कॉमन नेम हो गया ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला हो गया CaCO2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। अगर इसका एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो ये कैसा नेचर का हो गया, अब ये बेसिक नेचर का हो गया। ब्लीच का मतलब ही हो जाता है रिमूवल ऑफ कलर, कलर को रिमूव कर देने वाला। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्यों कर पाता है ये, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन इन दी ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। एक्चुअल में जो ब्लीचिंग इफेक्ट का जो काम कर रहा है वो क्या काम करता है, इसमें पाए जाने वाला क्लोरीन। कहाँ का यूज होता है, इसके यूजेस को हमें समझ लेना है। अब आता है थर्ड, बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ये दोनों अपने आप में डिफरेंट थिंग्स हैं, दोनों की बात हम यहाँ पे करेंगे। बेकिंग सोडा विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस की मदद से इसे ऑब्टेन करा जाता है। केमिकल फॉर्मूला बेकिंग पाउडर का क्या, बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हाइड्रोजन की वजह से ही इसे बाइकार्बोनेट का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है NaHCO3।
अब इसका यूज़ कहाँ करा जाता है? खाने में यूज़ किया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या है और क्या क्या हमें समझना है उसे देखते हैं। देखिए, इसे ब्रेन नहीं ब्राइन बोलेंगे। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन किया जाता है? जब ब्राइन की रिएक्शन CO2 के साथ में प्लस अमोनिया, अमोनिया इज NH3, नाइट्रोजन 14 + 3 17, यानी कि 17U इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक यूनिट मास। दिस इज नोन एज सोल्वे प्रोसेस, इसे नाम दिया जाता है सोल्वे प्रोसेस। अब देखिए, ब्राइन जब CO2 के साथ अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है, बनाता क्या है? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। यही सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा बन जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जान लिया बेकिंग सोडा के बारे में। अब देखिए ध्यान से क्या समझना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हो गया बेकिंग सोडा, लेकिन अभी देखते हैं इसमें बेकिंग पाउडर बिल्कुल दे रखा है। बेकिंग पाउडर आगे जानेंगे फिर। इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ CO2 एंड इन द रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू रिकवर अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। इस पे ज़्यादा नहीं जाना है हमारे लिए कि क्या प्रोसेस है, बस हमें इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट वाइट क्रिस्टल का सॉलिड है, बट इट अपीयर्स एज फाइन पाउडर, पाउडर की फॉर्म में हमें मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब इस एम्फोटेरिक की बात करते हैं। तो देखिए, अगले चैप्टर में हम जानेंगे एम्फोटेरिक क्या होता है, प्रॉपरली जानेंगे, लेकिन टर्म दे रखी है तो इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, सॉरी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। रिएक्शन चैप्टर नंबर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में दे रखी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। थर्मल डिकम्पोजिशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट की वजह से डिकम्पोज हो पा रहे हैं। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट CO2। अब देखिए, ये जो CO2 है इसका फ़ायदा क्या होता है? तो जो केक होते हैं वो हमने देखा पफ़ी केक हो जाता है, यानी कि वो दबदबा सा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इसे बेकिंग सोडा को उसमें डाल देते हैं, उसके बाद में जब ये खाना पकता है या जो हमारा ये ब्रेड है ये पकेगा, तो उसके बाद जो CO2 है वो उसके अंदर इंट्रैप हो जाएगी और जिसकी वजह से ये वो पफ़ी फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाती है। तो CO2 का यहाँ पर यही काम रहता है। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट कब बनेगा? जब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन कराई जाएगी, यानी कि हीट देके इसको डिकम्पोज कराया जाएगा। तो क्या फॉर्म होता है? CO2। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन किस लिए? क्योंकि यहाँ से वाटर को हटा दिया गया है, तो वाटर नहीं है तो डिहाइड्रेट हो गया। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एज एन एंटासिड, इसे अभी हमने जाना था। एंटासिड में भी यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो बेस ले लिया जाएगा बेकिंग सोडा, तो उसके बाद में वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन कर लेगा और जो एसिडिटी है वो बॉडी में या हम ये कहें स्टमक में वह कम हो जाएगी। इसके अलावा इसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ करा जाता है। इसका सिंपल रीज़न यही है कि वो CO2 गैस रिलीज करता है और CO2 एक ऐसी गैस है जो कि हमारा कंबसन रिएक्शन होने से रोक देती है। हम बात करते हैं बेकिंग पाउडर की। तो देखिए, बेकिंग सोडा हीट करा तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, CO2 और H2O, इसके बारे में हमने जान लिया। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ कर लिया जाता है। इसके अलावा खाने को पफ़ी बनाने के लिए या हम ये कहें कि जो ब्रेड होता है उसे पफ़ी बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक टर्म समझनी होगी, बेकिंग पाउडर। तो देखिए, ऑल्दो बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग बट इट इज़ नॉट यूज इन कुकिंग बिकॉज ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद में बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट क्या हो जाता है? बिटर हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट क्या हो जाएगा? बिटर हो जाएगा। जिससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि टार्ट्रिक एसिड का यूज़ करा जाता है, माइल्ड एडिबल एसिड। और यही माइल्ड एडिबल एसिड, तो देखिए माइल्ड का मतलब है हल्का प्रभाव है उसका, एडिबल खाने योग्य। तो टार्ट्रिक एसिड जब हम इसमें मिला देते हैं बेकिंग सोडा में, तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है टार्ट्रिक एसिड इज मिक्स विद बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर। अब जब वो बेकिंग पाउडर के साथ में मिक्स हो जाता है
तो जो उसका बिटर टेस्ट था सोडियम कार्बोनेट का वो वहाँ से गायब हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, पफनेस उसकी बनी रहेगी क्योंकि CO2 यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए जब बेकिंग पाउडर को हीट करा जाता है NaHCO3 डिकम्पोज टू गिव CO2 एंड सोडियम कार्बोनेट। CO2 कॉज क्या कर देता है, CO2 उस केक को और ब्रेड को फ्लफी बना देता है और जो टार्ट्रिक एसिड जो हमने उसमें मिलाया था वो क्या करेगा, Na2CO3 के बिटर टेस्ट को वहाँ से गायब कर देगा। तो इस तरीके से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, बेकिंग सोडा का यूज़ ना करते हुए बेकिंग पाउडर का हमें यूज़ करना चाहिए। अब वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, तो देखिए अभी हमने यहाँ पर जाना NaHCO3, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा, और उससे पहले जो हमने समझा था बेकिंग पाउडर उसे देखते हैं। तो Na2CO3 यही हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये बना किस तरीके से था उसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी NaHCO3 बनने की। NaHCO3 बना, उसके बाद NaHCO3 को जब हमने हीट अप करा दिया तो Na2CO3 बन गया। तो यही सेम रिएक्शन रहेगी। पहले हम क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा, उसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ से वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यानी कि फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो किस तरीके से बनेगा वो एग्जैक्टली सेम है। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर के साथ में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे जब हम हीट कर देंगे तो Na2CO3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है कि इसमें वाटर के क्रिस्टल अटैच्ड नहीं है, ये ड्राई फॉर्म में है। अब जब इसे हाइड्रस बनाया जाएगा यानी कि इट इज सोडा एस और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें वाटर के क्रिस्टल ऐड करे जाते हैं जिसे बोला जाता है रीहाइड्रेशन। तो रीहाइड्रेशन कराएंगे तो इसमें 10 पार्ट्स क्रिस्टल के इसमें अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो प्रॉपर नेम हो जाता है वो चेंज हो जाता है और नाम क्या बन जाता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट से यह बन जाएगा हमारे लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट क्योंकि 10 है इसलिए डेकाहाइड्रेट। इससे पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी क्रिस्टल्स की, जिसमें हमने रस्टिंग के बारे में जाना था, जिसमें .XH2O था, वाटर के क्रिस्टल की बात हम कर रहे थे। तो ये जो X है उसके कुछ नंबर होते हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो डेकाहाइड्रेट है यानी कि 10 पार्ट है। इसी तरीके से पेंट्राहाइड्रेट भी होता है जिसमें कि CuSO4 कॉपर सल्फेट .5H2O, और वाटर के क्रिस्टल की वजह से ही इसका अपना कुछ कलर भी होता है। एक कलर क्या शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। सो सोडियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सॉल्युबल इन वाटर व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए बहुत से कार्बोनेट ऐसे हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल हो जाता है वाटर के साथ में। यूजेस क्या है, सिंपल यूज है। अब हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही होता है कि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के साथ में अटैच्ड फॉर्म में रहते हैं, इसे बोला जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। कॉपर सल्फेट के साथ में 5 पार्ट पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और ये कब हट जाता है, जब इसे हम हीट करेंगे तो ये एनहाइड्रस बन जाएगा। एनहाइड्रस का मतलब ही है कि उसमें वाटर के क्रिस्टल हट चुके हैं, लेकिन जैसे ही इस एनहाइड्रस को वाटर के साथ में मिलाया जाएगा तो धीरे धीरे वापस से इसके 5 क्रिस्टल इसके साथ में अटैच हो जाएंगे और ये वापस से किस तरीके से बन जाएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए इसके अलावा हमें जो इसमें जानना था वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो देखिए हमने इसमें सोडियम क्लोराइड के बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर भी जान लिया। अब लास्ट टॉपिक रह गया इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रहता है, सबसे पहली बात ये पेरिस में डिस्कवर हुआ था इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पीओपी घरों में ही करी जाती है, ये भी हमने जान लिया। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से बनती है, तो पीओपी बनती है जिप्सम से। अब जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2 लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रेटेड। तो ये है हमारा जिप्सम। जिप्सम को जब एक प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, वो टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट और ये हाफ
वाटर के क्रिस्टल हैं, इस वजह से इसका नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या मिलके आएगा, CaSO4.12H2O। अब ये जो हाफ H2O की बात करते हैं तो यही हाफ H2O हमारा क्या हो जाता है, POP बोली जाती है, प्लस का 1.5 H2O अब यहाँ से अलग हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो 1.5 H2O है वो एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होता। तो हम इस रिएक्शन को एक्चुअल में जो सही करके लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, CaSO4। देखिए पूरी होल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये था 1.5 था, तो यहाँ बनेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, और ये 3/2 था, तो अब ये बन जाएगा यहाँ से 3H2O। तो ये हो जाएगी इसकी प्रॉपर रिएक्शन। हम लिखने के लिए दोनों में से कोई भी रिएक्शन एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है वो ये कि जो जिप्सम को हीट करना है तो कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो जो हाफ हाइड्रेटेड है यानी कि हेमी हाइड्रेटेड, जो यहाँ पे वाटर के क्रिस्टल इसके साथ अटैच्ड है, ये भी निकल जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास में, कैल्शियम सल्फेट। तो उसकी कैरेक्टर्स और POP के कैरेक्टर्स बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हीटअप करना है वो किस टेम्परेचर पे करना है, जिससे कि वह POP की फॉर्म में आ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बन के आ जाएगी, POP मिलके बन के आ जाएगी। POP क्या है, वाइट पाउडर है, और हम बात करें पानी के साथ में इसे ऐड कर देते हैं। उसके बाद में हम इसे अपने घरों में भी यूज़ कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ करा जाता है, जो हमारे जैसे कभी कभी क्या रह जाता है, प्लास्टर कर दिया जाता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, उस टाइम पर भी करा जाता है। ये वही चीज़ है POP। इसके अलावा सरफेस को स्मूथ बनाने के काम में भी, जो हमारी वॉल होती है, पेंटिंग जो करते हैं हम अपनी वॉल पे, या हम ये कहें कि पेंट करते हैं, उससे पहले जो करा जाता है उसमें भी क्या कहते हैं, हम POP कहते हैं। वही POP है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, और ये 2 है तो डाई हो जाएगा, 5 है तो पेंटा हो जाएगा, और वहाँ पे हमने 10 वाला पढ़ा था जो कि डेका था। तो इस तरीके से वाटर के क्रिस्टल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ के साथ कौन से क्रिस्टल्स का क्या क्या कलर होता है ये भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे सामने एक और भी है जिसमें कि वाटर के क्रिस्टल है FeSO4.7H2O। अब 7 है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टाहाइड्रेट। तो ये क्या है, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल है जिसमें कि 7 मॉलिक्यूल वाटर के क्रिस्टल इसके साथ में अटैच्ड है, जिसकी वजह से कंपाउंड्स के जो कलर हैं वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, इनके वाटर के क्रिस्टल पे ही डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से इसका कलर हमने जाना था CuSO4.5H2O, जो कि किस कलर का था, ब्लू कलर का था। इसका बिल्कुल याद रखिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके कलर की बात करें तो ये ग्रीन कलर का रहता है आयरन सल्फेट के केस में। कैल्शियम सल्फेट के केस में बात करें तो ये वाइट रहता है। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ कुछ यहाँ पे फॉर्मूले दे रखे हैं। इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। स्टिल इस चैप्टर में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।